बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का जो टॉपिक है वो है भारत निर्वाचन आयोग। देखिए, जो भारत निर्वाचन आयोग है, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। तो हम कुल मिलाकर के यहाँ ये कह सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसे संविधान में उल्लेखित किया गया है, संविधान में स्थान दिया गया है, संविधान में वर्णित है। चुनाव आयोग देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल बनता है कि जो भारत निर्वाचन आयोग है वो किन किन के चुनाव कराता है। तो लोकसभा के कराता है, राज्यसभा के, राज्य विधानसभाओं के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के। हमें ये ध्यान में रखना है कि जो पंचायती चुनाव है वो भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता, जो स्टेट होते हैं, और उनका जो राज्यों का जो निर्वाचन आयोग है वो पंचायतों के चुनाव संपन्न कराता है। अब हम निर्वाचन आयोग की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड की बात करते हैं। एक तो हमें संविधान का भाग याद रखना है। तो संविधान का भाग जो 15 है वो चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना की बात कही गई है। चुनाव आयोग की जो स्थापना है उसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है। ये है 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो है वो चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, कार्य, क्या कार्यकाल होगा, पात्रता वगैरह से संबंधित हैं। अब हम संविधान में चुनाव से संबंधित अनुच्छेदों की बात करेंगे। 324 में चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्वों की बात की गई है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। आर्टिकल 325 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराए जाने का प्रावधान है। आर्टिकल 326 में लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाता और वो निश्चित एज अलग अलग होती है। भारत में वर्तमान में 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर हम आर्टिकल 326 की बात 327 की बात करते हैं। विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। 328 जो आर्टिकल है, किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। 329 में चुनावी मामलों में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार। तो इस तरीके से ये चुनाव आयोग, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं संवैधानिक। अब हम निर्वाचन आयोग की संरचना की बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, ओरिजिनली निर्वाचन आयोग में मूलतः एक ही चुनाव आयुक्त का प्रोविज़न था, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्य कर दिया गया, यानी इसमें 3 सदस्य बना दिए गए। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्य फिर बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्य आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तो कहने का मतलब ओरिजिनली मूल रूप से इसमें 1 सदस्य होता था, उसके बाद 3 किए गए, फिर 1 कर दिया गया और फिर 1 अक्टूबर 1993 को फिर 3 कर दिया गया और वर्तमान में भी 3 ही सदस्यों का चुनाव आयोग है, जिसमें 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं ये। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो, भाई 6 वर्ष पहले हो गई तो रिटायर हो जाएगा, 6 वर्ष नहीं हुई है 65 साल पहले हो गई तो रिटायर हो जाएगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है इनका कार्यकाल, ये भी हमें याद रखना है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन भत्ते मिलते हैं। इनका जो स्टेटस है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेज हैं उनके समकक्ष होता है, यानी बराबर का होता है, और उनके बराबरी वेतन भत्ते मिलते हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही इनको हटाया जा सकता है, यानी मनमाने तरीके से नहीं हटा सकते। जो प्रोसेस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की है वो इनकी है, और ये इसलिए की गई है ताकि इनको मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सके और ये अपना काम जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से बिना किसी दबाव के कर सकें। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो हटाने की जो प्रोसेस है इनके न्यायाधीशों को, उनके समान ही निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रोसेस है। मुख्य चुनाव आयुक्त नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग के आधार आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। यानी ये जो पद हैं कुछ, चाहे वो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो, इनको क्या है कि दुर्व्यवहार के आधार पर या फिर पद का कोई दुरुपयोग इन्होंने किया है और वो ऐसा आरोप सिद्ध हो जाए, या फिर ये अक्षमता, या शारीरिक और मानसिक रूप से ये कार्य करने में असमर्थ हों, वो अक्षमता हो गई, तो उसके आधार पर फिर प्रस्ताव लाया जाता है और वो पारित होने पर इनको अपने पद से हटाया जाता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। अब वो आधार तो हमने देख लिए हटाने के, अब ये है कि जो संसद है उसके दोनों सदनों में जो है अलग अलग जो है 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए। कुल का तो चाहिए 50% और उपस्थित और मतदान करने वालों का चाहिए 2/3। उपयुक्त पदों में से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो महाभियोग शब्द है वो केवल राष्ट्रपति के लिए शब्द इस्तेमाल होता है उनको हटाने के लिए, और उसके लिए विशेष बहुमत के अनुसरण की आवश्यकता होती है। अब निर्वाचन आयोग के कार्यों का जहाँ तक जिक्र करें, चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करता है। यानी ये पूरे के पूरे चुनाव इन्हीं की देखरेख में होते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है। जो निर्धारित कार्यकाल अगर लोकसभा वगैरह विधानसभा का पूरा होता है उसके बाद जब नए चुनाव कराए जाते हैं या फिर बीच में सरकार भंग हो तो बाई इलेक्शन करवाना पड़े, उपचुनाव करवाना पड़े, मध्यावधि चुनाव कराना पड़े, तो ये चुनाव कार्यक्रम तय करता है। ये निर्वाचक नामावली जो वोटर लिस्ट है उसको तैयार करता है, एपिक जारी करता है। एपिक का मतलब मतदाता पहचान पत्र। यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिए स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतदान केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य संबद्ध कार्यों की व्यवस्था करवाता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता भी प्रदान करता है। उससे संबंधित अगर कोई विवाद हैं उनको निपटाने के लिए उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी हैं। यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाए। यह सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा को भी तय करता है और उसकी सर्विलांस निगरानी भी करता है ताकि तय सीमा से कोई अधिक खर्चा न करे। भारत निर्वाचन आयोग का महत्व की जहाँ तक बात करते हैं, यह 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए यह प्रयास करता है। ये समय समय पर स्वीप कार्यक्रम भी चलाता है मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य भी करता है। यह संविधान में निहित मूल्यों को मानता है, अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव
चुनाव जो है ये आयोजित कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न रहता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न तो रहता ही है, साथ के साथ जो हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता भी पैदा करता है और देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करता है। अब निर्वाचन आयोग के समक्ष कुछ प्रॉब्लम्स, चुनौतियाँ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला रहा है, ब्लैक मनी का और क्रिमिनल्स का, और इसके परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। राजनीति के अपराधीकरण का मतलब होता है राजनीति में अपराधियों का प्रवेश। इससे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से रोक नहीं पाया है राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को। राज्यों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर मिसयूज़ होता रहा है, जिसके तहत कई बार चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये भी चुनौती है। नेक्स्ट चुनौती है कि चुनावों के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का दुरुपयोग होता है। नेक्स्ट है चुनाव के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग करके निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन राजनीतिक दलों द्वारा बार बार किया जाता है, जो हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। इसके नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ नहीं हैं, रेगुलेटरी पावर कम है पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेट करने के लिए। किसी राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के वित्तीय विनियमन को सुनिश्चित करने की भी कोई शक्ति इसके पास है नहीं। हालिया वर्षों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और ये धारणा जोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो आयुक्तों के चुनाव में प्रमुख संस्थागत कमियों में से एक है कम पारदर्शिता का होना, ट्रांसपेरेंसी कम है, क्योंकि इनका चयन मौजूदा सरकार की पसंद पर ही होता है, सरकारें ही इनकी नियुक्ति करती है। इसके अलावा ईवीएम में खराबी, हैक होने और वोट दर्ज न होने जैसे आरोपों से भी निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता के विश्वास में कमी आती है। नेक्स्ट वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर नौकरशाही की मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। आदेश के जनादेश और आयोग के जनादेश और जनादेश का समर्थन करने वाली प्रक्रियाओं को और अधिक कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सक्षम और योग्य व्यक्ति ही उच्च पदों को संभालें, ताकि वो निष्पक्ष और अच्छी तरीके से काम कर सकें। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना कॉलेजियम का मतलब एक समिति जिसमें ये लोग होंगे, और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष नाम प्रस्तावित करे। यानी एक कमेटी बने, उसमें ये लोग हों, लोकसभा अध्यक्ष हो, लोकसभा में विपक्ष का नेता हो, कानून मंत्री हो, राज्यसभा का उपाध्यक्ष हो तथा प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष हो। इस तरीके से ये एक कमेटी कॉलेजियम बने और वो सिफारिश करे, तब निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाए। जहाँ तक कुछ फैक्चुअल चीज़ों की बात है तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में सुनील अरोड़ा हैं, और अन्य दो निर्वाचन आयुक्त हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। धन्यवाद।